प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, हम लोग मैथ्स आज पढ़ने वाले हैं और मैथ्स के पहले चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से बारीकी से देखा था और आपके सिलेबस को मैंने आपको बारीकी से बता दिया था। क्लास थोड़ी सी परेशानी आ रही है, बाधित हो रही है, परेशान कतई नहीं होंगे। आपको जिन लोगों के मैंने कॉल रिसीव कर पाया है, सारे लोगों से मैंने बात करी है और आप लोगों को ये जानकारी होगी, मैसेज के माध्यम से भी मैंने आपको बता दिया है कि पिछले 3 दिनों से हम लोग सारे लोग परेशान चल रहे हैं। वजह ये है कि अभी हम लोग स्मार्ट बोर्ड के लिए आए हुए हैं दिल्ली, और यहाँ से जो है ना, चूँकि ये बोर्ड हमारी निकल चुकी है, हम लोगों को चूँकि जब सोच रहे हैं गाड़ी में आप लोगों को सीट मिल जाए, रिजर्वेशन हो जाए, तभी हम लोग निकलेंगे। तो फिर भी क्लास आपकी हम लोग बाधित नहीं होने दे रहे हैं। क्लास हो रही है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है, परेशानियां आ रही है। वो वजह यह है जैसा वाईफाई प्रॉब्लम वगैरह देखने के लिए मिल रहा है। आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद आपको कतई परेशानी, कहीं कोई कठिनाई देखने के लिए नहीं मिलेगा। इन सारी कठिनाइयों के लिए स्मार्ट गुरुकुल को खेद है। खैर, इन चीज़ों को पीछे छोड़कर आइए हम लोग आज प्रारंभ करने वाला है एक न्यू चैप्टर मैथ्स की, जो इससे प्रश्न देखने के लिए बहुत ज़्यादा दिखती है आप लोग को आपके एग्जाम में। उस चैप्टर का नाम है प्रतिशत। और प्रतिशत जो इस चैप्टर की नाम है, इसके नाम में प्रतिशत अर्थात इस चैप्टर की डिफिनेशन छिपी हुई है, परिभाषा छिपी हुई है। और इस चैप्टर को अगर आप बारीकी से सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं तो इसकी सहायता से अन्य और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आपकी क्लियर हो जाएंगी। मतलब इसकी आवश्यकता अन्य चैप्टर में भी देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप एसआई पढ़ेंगे और सीआई पढ़ेंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप पढ़ेंगे हम लोग, रेशियो पढ़ेंगे हम लोग, नहीं, और प्रोपर्शन भी हम लोग देखने वाले हैं। वहाँ भी इसकी देखने के लिए मिलेगी, इसकी उपयोगिता देखने के लिए मिलेगी, औसत देखने वाली अन्य चैप्टर कोई भी हम लोग देखेंगे, सारे जगहों में आपको इसकी आवश्यकता दिखेगी। तो आइए आज हम लोग मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रतिशत, जिसे इंग्लिश में हम लोग परसेंटेज कहते हैं, इसे पढ़ेंगे। इस चैप्टर की आवश्यकता आपके जो सिलेबस है, बहुत अन्य चैप्टरों में भी इसकी आवश्यकता है। जैसे एवरेज पढ़ेंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने वाले हैं, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं, एवरेज पढ़ेंगे। अन्य और चैप्टर में भी आपको इस चैप्टर की आवश्यकता देखने के लिए मिलेगी। यूँ हम लोग कह सकते हैं कि इस चैप्टर को अगर अच्छे से बारीकी से सावधानी पूर्वक पढ़ ली जाए तो अन्य चैप्टर का जो क्वेश्चन होगी इसकी सहायता से हल की जा सकती है। तो आइए बिना देर के इस चैप्टर को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस चैप्टर का जो नाम है प्रतिशत, इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन छिपा हुआ है। चूँकि दरअसल बात यह है कि ये प्रतिशत चैप्टर है, ये प्रतिशत जो नाम इस चैप्टर की रखी गई है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द, इसे हम लोग यहाँ से तोड़ सकते हैं, पहला प्रति और जोड़ सत। हम लोग जानते हैं प्रति मतलब होती है प्रत्येक और सत मतलब होती है 100 अर्थात 100। तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ों की जो तुलना की जाएगी, किसी भी वस्तु की जो तुलना की जाएगी, वो 100 के समतुल्य तुलना की जाएगी। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, तो मार्कर ये अपने आप में 100% है, इट मीन्स 100% है। अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे प्रतिशत, प्रति मतलब प्रत्येक, चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो, सत मतलब 100 के समान होगी, 100 के समतुल्य होगी। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि ये मार्कर मेरे हाथ में, ये अपने आप में 100% है। इससे अगर इस मार्कर की कैप को अगर अलग कर दी जाए तो जब मार्कर रहेगी तो बोलेंगे क्या सर कि 100 थी, कैप खुल गई तो कुछ प्रतिशत घट गई क्या? ऐसा नहीं है। ये जो खुली हुई कैप मार्कर है, नहीं, ये भी अपने आप में 100% होगी, और ये जो कैप आप देख रहे हैं ये भी अपने आप में 100% होगी। तो यूँ कह सकते हैं कि मेरी पूरी जो शरीर है ये अपने आप में 100%, और मेरे शरीर में से अगर कुछ भाग को अलग कर दी जाए, जैसे हाथ काट के अलग कर दी जाए, तो प्रतिशत हाथ अपने आप में 100% हो जाएगी, अब मैं खुद अपने आप में 100% ही रहूँगा। समझ लिए इस चीज़ को। आइए और कुछ समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी देखिए कि प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति जोड़ सत। और प्रतिशत को एक चीज़ से भी हम लोग समझ सकते हैं कि वैसी संख्या, या चाहे वो संख्या चर रहे चाहे अचर रहे, नहीं, चर मतलब जो जितनी भी अल्फाबेटिकल है, ABCDEFG HIJK LMN OPQ RST UVW XY और Z, ये 26 लेटर जो है
26 को जो वर्णमाला है ये सब का सब चर संख्या है और इसके अलावा बाकी सब अचर संख्या है। अचर संख्या में आ जाएगी नॉर्मल गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, आइए सर ये चीजें हो गई। आइए तो अभी हम चर्चा ये किए कि वैसी संख्या, कोई भी संख्या क्यों ना हो, सारे संख्या जो है ना भिन्न के रूप का होता है। सर ये कैसे कह सकते हैं? ये ऐसे इसलिए कहा जा सकता है, जैसे हम एक संख्या लिखे 4, क्या ये भिन्न के रूप में है कि नहीं? तो बोलेगा कि सर भिन्न होने के लिए अंश और हर की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर कोई संख्या भिन्न हो तो भिन्न होने के लिए अंश बटे हर, अर्थात बटे में होना आवश्यक है। सर ये बटे में तो नहीं है, ये तो 4 ना है सर, तो ये बटे में अगर नहीं है तो ये भिन्न कैसे होगी? तो भिन्न नहीं होनी चाहिए। नहीं ये भिन्न है। सर कैसे? इस प्रकार है क्योंकि कोई भी संख्या है ना उसके नीचे एक छिपी हुई रहती है, समझे? अब आइए, एक सर छिपी हुई रहती है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि एक अगर नीचे है तो एक से अगर डिवाइड करेंगे 4 में, अरे 4/1 का मतलब ये हुआ कि 1 से डिवाइड 4 में, तो 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 चौके 4 हो गई, ये 0 हो गए, तो आंसर कितनी आ रही है आपका? 4 ही आ रही है। ऐसा मतलब 1 से भाग देने पर संख्या में कोई भी परिवर्तन देखने के लिए हमको नहीं मिलता, इसीलिए इसके बटे में हम लोग 1 को लेकर चलते हैं। और इतना ही नहीं और एक चीज समझनी होगी, कोई भी संख्या के गुना में भी एक छिपी हुई रहती है, कोई भी संख्या के जो है ना पावर में भी एक छिपी हुई रहती है। ये चीज हम आपको बताए थे, ये आपको रहेगी नहीं, ये आपको अंतरात्मा से जाननी होगी। ये चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको रखनी होगी। ठीक है, यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास 2 अंक है, तीसरा अंक को खोलना पड़ेगा। जैसे हम बोलेंगे कि ये कितना है, तो बोलेगा सर 5 है, तो हम बोलेंगे नहीं ये 5 नहीं है। सर कैसे? 5 तो है, दोनों अंक से दिख रही है। अरे तीसरा अंक से देखिए आप, ये 5/1 है, इट मीन्स 5/1 है, ये 5 नहीं है। सर ये कैसे? 5 थी ना, 5 तो थी, लेकिन इस दोनों आंखों के अनुसार, तीसरी आंखों के अनुसार ये बटे 1 है, तीसरी आंख इट मीन्स कॉन्सेप्ट के अनुसार। आइए, और इसके गुना में भी एक छिपी हुई है, नहीं तो बोले फिर बोलेंगे सर ये इसके ये क्या दिख रही है आप लोग को? तो आप लोग बोलेंगे सर ये 5/1 दिख रही है, या 5 गुना 1 दिख रही है सर। हम बोलेंगे नहीं ये 5 का पावर 1 है, तीसरी अंक के अनुसार, इट मीन्स कॉन्सेप्ट के अनुसार। कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोगों ने क्या देखा? 5, कोई भी संख्या का पावर 5 ही नहीं, कोई संख्या x मानते हैं, इसका पावर क्या होगी? पावर 1 होगी। और कोई भी संख्या का भाग में भी 1 होगी, और कोई भी संख्या के गुना में भी 1 होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट का, इस चीज़ों को आपको जानकारी रखनी होगी। आइएगा, तो अभी हम लोग देख रहे थे कोई भी अगर संख्या है तो ये भिन्न है, कोई भी संख्या क्यों ना हो। क्यों सर? क्योंकि इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 रहेगी सर, तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं सर, तो अंश बटे हर में आ गए तो भिन्न संख्या हो गई आपकी, नहीं हुई क्या? हो गई। तो हम कह रहे थे कि प्रतिशत उस संख्या को कहेंगे जिसके जो है ना हर में 100 रहेगी। समझ लिए? नहीं समझे सर? समझिए, अगर ये 4 है ना, 4 को प्रतिशत हम तभी कह पाएंगे जब 4 के बटे में कितनी रहेगी? 100। अर्थात प्रतिशत, कोई भी संख्या अगर है 4 है, वो किसके बराबर होनी चाहिए? शत मतलब 100 के बराबर होनी चाहिए, मतलब 100 का 1/4 हिस्सा है। ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 4% कह सकते हैं। और प्रतिशत को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, सूचित करते हैं ऐसे। ठीक है, अभी हम लिखा देंगे, परेशान मत होइए आप। आइएगा, ऐसे हम करते हैं क्लीन, कुछ चीज़ों को समझ लें, फिर हम चीज़ों आगे लेकर चलेंगे हम लोग। ठीक है, आइएगा, इसका थोड़ा डिफिनेशन हम लोग देख लें। डिफिनेशन इस प्रकार लिखना है हम लोगों को कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 है। नहीं, अच्छा, इसको एक कॉन्सेप्ट और समझ सकते हैं कि अगर आपके पास रहे x प्रतिशत, इसके पहले हम ये लिख दें कि प्रतिशत को, ये इसका क्या है? इसे सूचित करते हैं हम लोग। नहीं, प्रतिशत को इससे सूचित की जाती है। तब हम लोग प्रतिशत बार बार नहीं लिखेंगे, हमेशा इस चीज़ को सूचित कर लेंगे, समझ जाएंगे कि प्रतिशत है। आइए, एक चीज़ और जो आपको जाननी थी वो ये जाननी थी, x प्रतिशत का अर्थ है कि किसी वस्तु के 100 के
किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग, इसे x प्रतिशत कह सकते हैं। सर ये क्या लिखे, ये लिखेगा, वो भी हम चर्चा कर रहे थे ना कि कोई भी संख्या क्यों ना हो वो 100 के हिस्सा होगी, मतलब 100 के समतुल्य होगी। वही चीज़ यहाँ अगर x प्रतिशत का अर्थ क्या होगी, x प्रतिशत इट मीन्स क्या, 1%, 2%, 3%, डैश 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 इन्फिनाइट प्रतिशत, कोई भी प्रतिशत को हम लोग ले चलते हैं तो उस प्रतिशत का अर्थ है कि किसी वस्तु के 100 के बराबर, मतलब वो 100 के क्या है, बराबर है, तो 100 के बराबर भागों में x भाग, वही क्या कहलाने वाली है, x प्रतिशत का। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं। आपके पास दिया गई है 4%, इसका मतलब क्या हुआ, 4/100। तो सर 4/100 का मतलब ये हुआ कि जो नीचे होती है ना वो पूरा भाग होता है, मतलब 100 में से कितना भाग, 4 भाग, इसका मतलब ये होगी। ठीक है, आइए इसका मतलब ये होगी। अच्छा यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हैं सर, ये 100 का भाग मतलब नहीं समझिए, समझिए कि अगर आपके पास एक रोटी है, ब्रेड है, मतलब रोटी है, और इस रोटी को क्या किया आप 4 बराबर हिस्सों में बांट दिए, मतलब पहले 20 से एक बार काटे, फिर इन दोनों के एक साथ जोड़ लिए, फिर 20 से काटे, तो कितने भागों में कट जाएगी, 4 भागों में कट गई सर। तो ये कितनी रोटी थी, एक थी, 4 भागों में आप लोग काट लिया, तो 4 भागों में तो काट लिया। जैसे ही खाने के लिए आप बैठे इसको, इस रोटी को लेकर, आपको भूख बहुत जोर से लगी थी, उसी क्रम में क्या होती है कि एक रोटी एक टुकड़ा, चूँकि 4 टुकड़ा हो गई है, बांट दिए हम लोग टुकड़ा, चूँकि खाने में आसानी हो, तो उन्हीं में से जो है ना एक टुकड़ा आपका जो, चूँकि हम खाने के ध्यान में थे, एक चूहा लेके निकल गया, तो चूहा लेकर अगर एक टुकड़ा लेकर निकल गया, कितना टुकड़ा बचा, बोलेगा सर 3, तो 3 जो बची ना, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे 3 बची, 3 कैसे, 3 रोटी है क्या, नहीं है, तो टुकड़े को ऐसे नहीं बोलेंगे, तो किस प्रकार बोलेंगे सर, ये पूरा कितना रोटी थी, तो बोलेंगे सर जो पूरा रोटी थी ना, ये जो भाग लगाए थे हम लोग 4 भागों में बांटे थे, है ना, ये नहीं बांटे थे जी 4 भागों में, और एक भाग लेकर वो चल दिया, कितना भाग बचा, 3, तो मतलब 3/4 भाग ये बचा इस रोटी का। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 भाग थी, कितना भाग बचा, 3, तो 3/4। वही चीज़ यहाँ कि कोई भी वस्तु किसमें 100 के समतुल्य, 100 के बराबर है, तो 4% का मतलब ये हुआ कि 100 का 4 भाग, इसका मतलब ये होती है। छोटी सी चीज़ें है, प्रश्न आएगी, समझ में आ जाएगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, हाँ बढ़ा जाए सर। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करनी होगी, नीचे दिख रही है क्या, देखिए तो ऑफिस में है कोई, यहाँ नीचे दिख रही है, दिख रही है, ये दिख रही है नीचे तक, यहाँ तक ना, ओके वेरी गुड। चलिए आएगा, ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम लोग कुछ चीज़ों को हल करते हैं और उसको समझने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। क्या करें सर, देखिएगा पहली चीज़ों को समझनी है। यहाँ पे पहली इस प्रकार है कि कोई भी अगर रहे, भिन्न को प्रतिशत में बदलने हेतु, भिन्न को प्रतिशत में बदलने हेतु अगर कोई भिन्न है, सपोज फॉर एग्जांपल, भिन्न मतलब क्या, भिन्न मतलब ये हम चर्चा कर रहे थे, किसी में होनी चाहिए अंश बटे हर में, तो भिन्न a/b मानते हैं, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर है, जो भिन्न कहलाएगी, मतलब कोई भी संख्या जो बटे में वो भिन्न कहलाएगी। a/b क्या हो गई, b होगी। तो इस भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो a/b और इसमें गुणा करनी होगी हमको 100 से। किससे गुणा करनी पड़ेगी, 100 से गुणा करनी पड़ेगी। जैसे गुणा करेंगे ना, ये किस में बदल जाएगी, प्रतिशत में। किस में बदल जाएगी, प्रतिशत में। एक एग्जाम्पल लेते हैं नीचे, नहीं कुछ संख्या को लेकर बनाते हैं आप, ये संख्या हम लोग लेते हैं, संख्या लेते हैं सपोज क्या कि आपके पास है 2/5 एक संख्या है, तो ये बटे में इट मीन्स ये भिन्न में है, इसको बदलना है प्रतिशत में। कैसे बदलेंगे सर, तो इस प्रकार बदलना है, तो 2/5 को लिखिए और गुना किसे गुना करनी है, 100 से गुना करनी है, तो 5 से ये कट जाएगी, 20 पंचे 100, 20 दूनी कितनी हो गई 40, तो आंसर कितनी आ जाएगी, ये 40%। इसका मतलब यह कोई भी संख्या भिन्न में अगर रहे तो प्रतिशत में बदलनी हो तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना, और कुछ नहीं, 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटी सी कॉन्सेप्ट थी। आइए हम इसे क्लीन करते हैं, चूँकि आपको दिखने में कठिनाई हो रही होगी। ओके, और सबको जो है ना स्क्रीनशॉट करके नोट बनाते चलेंगे आप लोग, है ना। क्लास थोड़ी सी बाधित चल रही है, ठीक है, आप लोग इसमें परेशान नहीं होंगे। जितने पेड कोर्स में जुड़ रखे हैं, जितने भी सारे लोग, तो बहुत परेशान चल रहे हैं आप लोग, मुझे पता है। आपको कोई मैसेज बार बार आ रही है, कॉल आ रही है। बचा ये है कि अभी स्मार्ट बोर्ड चूँकि लेने के लिए हम लोग दिल्ली आए हुए थे,
तो आने के क्रम में थोड़ी से 3-4 दिन हम लोग बाधित यहाँ रह गए, पहली प्रॉब्लम ये रह गई आपकी। और फिर भी यहाँ से क्लास लेने का हम लोगों ने जितना हो पाया यथासंभव प्रयास किया और क्लास मैंने लिया भी है, क्लास अभी भी हम ले यहीं से रहे हैं। और दूसरी बात ये महत्वपूर्ण थी कि थोड़ा सा वाईफाई प्रॉब्लम आ रही थी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि आप लोगों की जो बोर्ड है ना, बोर्ड में हम लोग विलीन थे, अन्य अन्य जगहों पर जाना पड़ रहा था, चूँकि ये चीज़ें हम लोगों के द्वारा पहली बार करना पड़ रहा है, ठीक है। और थोड़ी सी अकेले कठिनाई कोई भी कार्य करने में अलग हो ही जाती है। तो खैर स्मार्ट बोर्ड हम लोग जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट की सहायता से यहाँ से भेज दी गई है, हम लोग के द्वारा निकाल दी गई है, निकल गई है। हम लोग अभी यहाँ से दिल्ली से नहीं निकले, तो अपने क्लासरूम में हम लोग अभी वर्तमान समय में नहीं है। तो हम लोग निकलेंगे, देखते हैं, आज निकलने का प्रयत्न पूरा है हम लोगों का। तो आज निकलेंगे, परसों तक हम लोग अपने क्लासरूम पहुंच जाएंगे, आपकी बोर्ड भी आ जाएगी। जैसे ही आती है हम आप लोगों को सूचित करेंगे। फिर क्लास आपकी थोड़ी सी भी बाधित होने वाली नहीं है। जो भी अभी बाधित हो रही है, कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही है, इसके लिए स्मार्ट गुरुकुल के संस्था के जितने भी लोग हैं, सारे लोग इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं आप लोगों के प्रति। थोड़ा सा भी परेशान नहीं होंगे। कहा जाता है क्या कि जिंदगी एक सफ़र है, जिंदगी एक सफ़र है, बस चलते रहिए, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, बस गियर बदलते रहिए। थोड़ी बहुत कठिनाई हम लोगों के बीच में आएगी, कभी आपके साथ आएगी और कभी मेरे साथ आएगी। तो मैं अगर कोई कठिनाई से गुजर रहा हूँ, तो आप लोग मेरी कठिनाइयों को समझने का प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए। और आप लोगों की कोई दिक्कत कठिनाई होगी तो उसके लिए हम लोग खड़े हैं, ठीक है। कई का क्वेश्चन ये भी है कि सर कॉल रिसीव नहीं हो रहा है आजकल, नहीं। तो वजह यह है कि आपको बताए ना कि पिछले कई दिनों से हम लोग बाहर रहना हो रहा है, और जहाँ रह रहे हैं ना, बार बार कॉल रिसीव करके अगर आपसे बात की जाए, तो जहाँ ठहरे हैं हम लोग ना, तो ये लोग भी इरिटेट हो जाएंगे। जहाँ भी हम लोग फैमिली के साथ रुके हुए तो इरिटेट होंगे, इसलिए कॉल रिसीव नहीं हो पा रही है। थोड़ा परेशान भी चल रहे हैं, चारों बगल घूमने की प्रक्रिया चल रही है अभी, है ना। तो इसलिए तो खैर परेशान नहीं होंगे, 2 से 3 दिनों में सारे कुछ संतुलन हो जाएगी, नहीं तो उसके बाद कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन हम आने नहीं देंगे। अरे हम खुद एक शिक्षक है ना। तो आप लोग भी अगर मेरे जगह रहते हैं ना, तो आप लोग यही सोचते हैं, समझे। बहुत जिम्मेदारी होती है आप लोगों के प्रति, और आप लोग इस तरह जो भरोसा बनाते हैं, जितना प्यार आप लोग के द्वारा मिल रहा है, तो और भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम लोग खुद परेशान चल रहे हैं आप लोगों को परेशान देखकर। तो बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, बाकी शेष आप लोग हम लोगों पर छोड़ दिए। भरोसा बनाए रखे हैं तो अंतिम समय तक बनाए रखिए, है ना। तो बस आपको जो है रिजल्ट अच्छा दिखने के लिए मिलेगा। ओके, आइए चलते हैं। आएगा भिन्न को हम लोग प्रतिशत में बदलने के लिए सीखे। आइए और कुछ चीज़ों को देखते हैं। सर किन चीज़ों को देखा जाए, आप देखना है क्या कि साधारण जो है ना, मतलब कोई भिन्न थी उसे हम लोग क्या प्रतिशत में बदले। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम लोग क्या किए, गुना किए, और कुछ नहीं करना पड़ा हम लोग, है ना। तो आइए एक चीज़ और देख लीजिए, अगर प्रतिशत में रहे उसे भिन्न में बदलना हो तब क्या होगी इससे, आइए ना वही देखेंगे। आएगा तो लिखते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने हेतु, नहीं तो बदलेंगे तो क्या करेंगे सर, आइए देखते हैं क्या करनी पड़ेगी, वो चीज़ों को देखते हैं हम लोग, है ना। आएगा प्रतिशत अगर रहे उसे भिन्न में अगर बदलना हो तो क्या करेंगे सर, आइए देखते हैं। तो प्रतिशत को 100 से वहां गुना कर रहे तो यहां भाग देनी होगी, 100 से भाग देकर या 1/100 से गुना करने पर भिन्न प्राप्त होगा, फॉर एग्जाम्पल। आइए एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। तो एग्जाम्पल किस प्रकार से देखा जाए सर, आइए ना दिखाते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार से देखा जा सकता है कि कोई भी प्रतिशत है उसे किस में बदलनी है, भिन्न में। सपोज करते हैं आपके पास प्रतिशत है 25%, इसे क्या बदलनी है, किस में, भिन्न में। तो हम क्या बताएं कि प्रतिशत को 100 से भाग देकर या 1/100 से गुना कर, दोनों एक ही चीज़ हुई, ठीक है। आइए करते हैं। तो 25 था ना, तो 25 क्या करनी थी, 100 से क्या करनी थी, भाग करनी थी। 100 से भाग दीजिए, भाग दिए सर, 25 चौके 100, तो 1/, कितनी हो गई, 4। तो ये आ गई, भिन्न बदल गई, ये हो गई आपकी आंसर, ठीक है। आएगा और एक चीज़ देख सकते हैं हम लोग किस प्रकार से कि अगर आपके पास रह गई, सपोज करते हैं कि 25 थी, अगर आपके पास रहेगी कितना अगर 20 रह जाए, अगर 20% रह गई तो क्या करेंगे सर, तो हम क्या बोले, 100 से भाग दीजिए या 1/100 से गुना कीजिए। 1/100 से गुना करके देखते हैं, तो 20 और गुना 1/100 एक ही चीज़ होती है। तो 1 0 1 0 समाप्त और 2 पंचे हो गई, नहीं तो कितनी आ जाएगी, 1/5 आंसर।
है ना। तो ये चीज़ क्या होगी, प्रतिशत को हम लोगों ने भिन्न में बदलने के लिए सीख लिए। और इसके पहले जस्ट अभी नीचे हम लोग देख रहे थे कि कोई अगर भिन्न में रहे उसे प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। ये छोटी सी की चीज़ें थी। अब आइए हम लोग देखते हैं कि आप कुछ रूल्स को देखेंगे हम लोग। उसके बाद जितने भी आधार, चूँकि बहुत सारे आधार पर प्रश्न देखने के लिए मिलता है, जैसे अगर कोई एक वस्तु का मूल्य बढ़ा दी जाए और दूसरी वस्तु की जो मूल्य जो भी थी तो वो वस्तु की मूल्य रह गई हो तो दोनों वस्तु का समतुल्य कितनी होगी, ये चीज़ें। या दूसरा ये प्रश्न रह सकता है कि किसी की से तुलना की जाए। सपोज अभी आप लोग 12th का एग्जाम देकर अभी आए होंगे तो बोला जाएगा क्या कि 12th के एग्जाम में आपने 350 नंबर प्राप्त किया, तो आप ये बताइए कि आपको कुल कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। तो आप क्या करेंगे कि तुलना करेंगे। किससे करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 12th की एग्जाम जो बिहार बोर्ड लेती है वो 500 की लेती है, चूंकि लेती है ना 12th की 500 का लेती है, तो 500 से हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं ना। 500 से तुलना किसका करेंगे, 350 का करते हैं, वहाँ से मार्क्स निकाल लेते हैं। तो इस आधार का क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद क्वेश्चन रहेगी किसका, जनसंख्या पर आधारित। नहीं बोला जाएगा कि 2000 ईस्वी में किसी गाँव की जनसंख्या 5000 थी और प्रत्येक वर्ष अगर 5% की दर से जनसंख्या बढ़े तो अगले 5 साल में कितना प्रतिशत हो जाएगी। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न हो गया। और दूसरा रह जाएगी मूल्य और खपत पर आधारित रह जाएगी। और रह जाएगी आपके टाइप चुनाव पर आधारित रह जाएगी, नहीं, और रह जाएगी फेल और पास पर आधारित। कोई विद्यार्थी अपने एग्जाम में इतना मार्क्स लिया तो इतना मार्क्स लाकर वो फेल हो गई, नहीं तो जो मार्क्स जो पास किया गया होगा उसका मार्क्स दी रही होगी। तो प्रश्न इस प्रकार से आधारित आपको देखने के लिए मिलेगा। सारे प्रश्नों को बारीकी से हल करेंगे और कुछ अंकित प्रश्न भी रहेंगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे। आइए कुछ रूल्स को देखते हैं जो आपको सहायता देगी प्रश्न को हल करने में, है ना। आइए देखते हैं उस रूल्स को, देखते हैं। इसे भी हम साफ कर रहे हैं तो जगह कम पड़ जाती है। आइए चलिए देखते हैं, कुछ नोट को देखते हैं हम लोग। कुछ नोट को देखने का प्रयत्न करते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए आएगी, क्या आएगी सर, वो आ सकती है इस प्रकार से कि यदि पहला टाइप, यदि a b से x% अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत कम होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि कोई ए इट मीन्स क्या, या तो ए दे दी जाएगी या तो किसी का नाम। इस प्रकार से दिया जा सकता है कि यदि राम श्याम से 10% अधिक है तो श्याम राम से कितना प्रतिशत कम होगा। तो जब इस प्रकार से क्वेश्चन रहे ना तो इसको तो हम सावधानी पूर्वक और सिंपल से तो हल कर सकते हैं। जितना प्रतिशत की चर्चा कर रही होगी उस प्रतिशत को ऊपर रखेंगे और नीचे क्या करेंगे, अगर अधिक की बात करेगी, अधिक की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो 100 में इस प्रतिशत को जोड़ देंगे, ठीक है। और गुना किससे करने वाले हैं, 1% से, ठीक है। यहाँ से आपकी ये हल हो जाएगी। मतलब यूँ कह सकते हैं कि इसको अगर आप प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे हल हो जाएगी। अगर अधिक बोला जाए तो 100 प्लस x, और अगर कम बोला जाए तो 100 माइनस x। ये ध्यान रहेंगे कि अधिक है तो प्लस और कम है तो माइनस, ठीक है। ये चीज़ें आएगा। तो मेरा मन है कि एक प्रश्न भी आपको यहाँ से हम दे दे, ठीक है, तो आपको समझ में अच्छे से आ पाएगी। आपको अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिया रहे, क्वेश्चन इस प्रकार से देगा कि यदि राम, वही देते अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, यदि राम का अंक श्याम के अंक से 10% अधिक है तो श्याम राम से कितना प्रतिशत कम होगा। मतलब राम का अंक कितना प्रतिशत कम होगा, तो यही चीज़ करेंगे हम लोग। तो प्रतिशत जो है मतलब x% चर्चा हो रही तो x ऊपर थी, तो यहाँ पे 10% की चर्चा हो रही है तो 10 ऊपर रहेगी, और बटे 100 प्लस x, यहाँ अधिक ही नहीं हो रही है, अधिक की बात है तो वही हो जाएगी 100 प्लस 10। और यहाँ अगर कम होती तो 100 माइनस 10 करती है, ये चीज़ ध्यान रहे, ठीक है। आइए यार 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई मतलब गुना करनी है। आइए हल करते हैं इसको। तो ऊपर हल कर सकते हैं 10 का 10 और 100 प्लस 10 110 और गुना कितना 100, ये जीरो खत्म, 100 गुना 1 हो जाएगी 100 और बटे कितना है 11। नहीं, यही प्रतिशत आंसर आपके देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसे आप हल कर सकते हैं, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगी लगभग में, आएगी, क्या ही दिक्कत है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन इस प्रकार से देखने के लिए मिले तो ऐसे हल हम लोग कर सकते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। आइए
सारे रूल्स को हम लोग देख रहे हैं, पहले आपको बस समझाने के लिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं, और उसके बाद बाकी सारा क्वेश्चन हम लेंगे। क्योंकि हम लोग का पढ़ने का जो आधार रहता है कुछ इस प्रकार रहता है कि पहले थियोरेटिकल पार्ट को पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके साथ फिर क्या करते हैं हम लोग, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, जब से DCEC एग्जाम ले रही है, कंडक्ट करा रही है, तब से लेकर वर्तमान समय तक का, अर्थात 2022 तक में जितना प्रश्न पूछी गई है, इस परसेंटेज अगर चैप्टर हम लोग देखें तो परसेंटेज चैप्टर के सारी प्रश्नों को बाहर कर लेंगे। DCEC चाहे जिसका इसका एग्जाम वो लेती है, चाहे पैरामेडिकल मैट्रिक के लिए या पैरामेडिकल के लिए या चाहे पॉलिटेक्निक का क्यों ना ले, तो सारे प्रश्नों के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की सूची हम चैप्टर वाइज निकालते हैं, फिर आपको सामने में हल करते हैं। अरे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के ही ना ये अंदाजा लगा पाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन ये पूछी जाती है एग्जाम में, नहीं, और वो हल कर लेंगे प्रीवियस ईयर, तो बाकी आपकी क्लियर हो जाएगी। हम बार बार बोलते हैं कि पैरामेडिकल रहे या पॉलिटेक्निक रहे तो वहाँ कंपटीशन काफ़ी कम है ना, प्रतियोगी परीक्षार्थियों की संख्या जो होती है बहुत कम होती है, अर्थात नगण्य है। यहाँ पे आपको हम जानते हैं कि कुल मिला के प्रश्नों की संख्या 90, नंबर ऑफ क्वेश्चन 90, और ईच क्वेश्चन आर 5 मार्क्स, तो 5 से गुणा करेंगे 450 नंबर की एग्जाम होती है आपकी। 450 नंबर में से जो है ना आपको ज़्यादा नहीं मात्र 250 नंबर लाना होता है, मतलब मात्र 50 से 55% तक मार्क्स लाएंगे, आपकी एक कॉलेज आपको मिल जाती है। तो बहुत ही सिंपल है, बस आप थोड़ा सा एकाग्रता अपने पढ़ाई के प्रति लगाएंगे। ओके, चलिए अब दूसरा रूल देखते हैं हम लोग। दूसरा रूल इस प्रकार है कि किसी वस्तु के मूल्य में X% की वृद्धि हो जाए तो इस क्रिया में, फिर इस मद में, इस ऐसा क्वेश्चन आता है, इस मद में, मद पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए वस्तु की खपत में कमी। अगर ऐसा रहे, अर्थात कहने करती है कि कोई वस्तु है उसके मूल्य में X% की अगर वृद्धि हो जाए, समझे, कोई वस्तु है, मान लेते ये मार्कर है, इसका मूल्य पहले अगर मान लेते हैं कि 30 रुपये 30 रुपया था, तो ये बढ़कर हो गई 40%, मतलब कि 40 रुपया हो गई, मतलब 30% अगर मूल्य मान लेते हैं 30 रुपया थी तो 40 रुपया हो गई, ऐसा मान सकते हैं। 40 रुपया अगर होगी मतलब X% की वृद्धि हो जाए तो इस मद पर, मतलब इस पर, इस क्रिया पर खर्च ना बढ़े, मतलब इसे जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं इस पर खर्च ना बढ़े। अरे हम लोग ये मार्कर ज़्यादा खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि ज़्यादा उपयोग करते हैं हम लोग, तो इस मद पर खर्च ना पड़े, इसके लिए वस्तु की खपत में कितना कमी करना पड़ेगा, मतलब कि इसका उपयोग अगर कम कर देंगे तब उसको कम ही खरीदना पड़ेगा। अगर सप्ताह में मानते हैं हमको 3 मार्कर खरीदना होता है, इसका उपयोग कम करेंगे तो 2 ही मार्कर खरीदना होगा। तो ये बात है कि अगर ये खरीद के हम लोग 30 रुपया से 40 रुपया अगर कर दी गई इसका, तो 30 रुपया का 30 रुपया ही हम लोग को खर्च पड़े, इसके लिए इसका खपत कितना कम करेंगे, नहीं इसका उपयोग कितना कम करेंगे, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अगर प्रश्न इस प्रकार से रहे तो हम जानते कैसे हल करेंगे, जितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है उस वृद्धि को ऊपर रखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर वृद्धि हो रही है तो 100 + x, 100 + x, अरे अगर वृद्धि होगी तो 100 + x करेंगे और गुना 100, ये जो निकलेगी आंसर ये आएगी प्रतिशत। फिर ध्यान रखें एक ही चीज़ है दोनों, कि अगर यहाँ वृद्धि हो रही है तो प्लस और अगर कमी होगी तो माइनस, ठीक है। ओके सर, आइएगा देखते हैं, दूसरा हो गई, तीसरा सवाल आएगी, अभी परेशान मत होइए, सवाल आएगी सब हम लोग देख लेंगे, ये चीज़ें हैं। आइए तीसरा हम लोग पॉइंट को देखते हैं, प्रतिशत के महत्वपूर्ण बिंदु को, ठीक है, आइएगा। आइए इस प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं कि तीसरा हो गई किसी, इसका भी क्वेश्चन देख ले ही लीजिए, क्यों परेशान होंगे आप लोग भी। क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि कोयले, और ये जो प्रश्न लिख रहे हैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयले इस प्रकार का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट नहीं इस प्रकार की क्वेश्चन थी। कोयले का मूल्य 20% बढ़ जाने पर कोई परिवार कोयले की खपत कितना प्रतिशत कमी करे कि उसका कुल व्यय अपरिवर्तित रहे।
ये प्रश्न है। प्रश्न समझिए, कोयले का मूल्य मतलब कि कोई घर है जो कोयले का आवश्यकता उसे पड़ती है, कोयले की सहायता से वो खाना पकाता है, तो कोयले का मूल्य वो 20% बढ़ गया। ठीक है, 20% कोयले का मूल्य क्या हो गई, बढ़ गई। तो कोई परिवार कोयले की खपत कितना प्रतिशत कम करे, कितना कम उपयोग करे कि जो पहले खर्च हो रही थी उतना ही खर्च में मैनेज हो जाए, लेकिन यहाँ मूल्य तो बढ़ गई है तो कुछ ना कुछ खपत कम करना पड़ेगा, उपयोग कम करनी पड़ेगी। कितना प्रतिशत उपयोग कम करना पड़ेगा ये बोलना चाह रहा है, नहीं, ताकि उसका कुल व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब जो पहले खर्च हो रही थी वही खर्च वर्तमान में भी हो। ऐसा प्रश्न रहता है तो हम लोग कैसे हल करते हैं, इस प्रकार करते हैं। अरे 8% की वृद्धि हो रही है, यहाँ 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20 ऊपर और बटे, तो वृद्धि अगर हो रही है तो 100 प्लस 20 नहीं, और गुना क्या करेंगे 100। ये जो मान आएगी किस में आएगी, प्रतिशत में, भी तो हम बता ही थे। हल कीजिए इसको 20 बटे 100 प्लस 20, 120 और गुना 100। हल कीजिए, ये करते हैं 0 और 0 समाप्त, ये 4 से कट जाएगी, 4 तिया 12, 4 से ये भी कट जाएगी, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 25 आ गई ना। आइए 25 दूनी 50, 50 बटे कितनी आ गई 3, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, जानते कितना, हाँ 13 तिया 39 और 1 50, 50 बटे 3। तो ऐसे पूर्णांक में आंसर, क्योंकि जब भी प्रतिशत आंसर आपका लेता है तो पूर्णांक में लेता है, चीज़ ध्यान रखिएगा, तो पूर्णांक में ला ही लेना है। ठीक है, आइए इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगी। चलिए आप लोग आशा करते हैं इसे आप लिख लिए होंगे, है ना, मतलब स्क्रीनशॉट भी कर लिए होंगे और लिख भी लिए होंगे। आइए इसको हम साफ करते हैं, क्योंकि हम लोग रूल ना देख रहे हैं अभी। आइए सवाल के लिए जब आएंगे तो सवाल देखेंगे, पहले थियोरिटिकल पार्ट हम लोग देख रहे हैं तो थ्योरी देख ले अच्छे से। तीसरा थ्योरी, तीसरी महत्वपूर्ण पॉइंट इस प्रकार से है कि किसी वस्तु के मूल्य एक बार x% बढ़ाया जाए या बढ़ाया जाता है, फिर y% घटाया जाए तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। अगर इस प्रकार से रहे क्वेश्चन, मतलब कि कोई भी ऐसा वस्तु है जिस पर एक बार मूल्य बढ़ा दी गई और फिर घटा दी गई, या एक बार बढ़ा दी गई फिर बढ़ा दी गई, या घटा दी गई फिर घटा दी गई, इस प्रकार से क्वेश्चन कर रहे। जैसे यहाँ पर कैसा था, किसी वस्तु के मूल्य एक बार x% बढ़ा दिया गया फिर y% घटा दिया गया, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ये निकालना। तो इस प्रकार से प्रश्न रहे तो शुरू से देख लिए। तो x% बढ़ा रहा है ना, तो x% बढ़ा रहे हैं तो यहाँ बढ़ाना का मतलब क्या, प्लस, और घटाने का मतलब माइनस। तो x% बढ़ा रहा है तो x आ जाएगी प्लस में, और फिर y% घटा रहा है तो माइनस में आ जाएगी y, और इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस ही ना, प्लस ही ना था, प्लस माइनस, तो हम इसी के अनुसार यहाँ पर देंगे साइन, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर दोनों गुना हो जाएगी, x गुना y बटे 100। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर रहे तो ऐसे हल करेंगे हम लोग, इसका रूल ऐसे है। ठीक है नहीं समझिए। अरे किसी वस्तु का मूल्य अगर एक बार x% बढ़ाया गया तो प्लस x, फिर बोला y% घटाया गया तो कितना घटाया y, तो माइनस y। तो इसी के अनुसार यहाँ मैंने साइन देंगे, तो प्लस माइनस माइनस x गुना y बटे 100। अगर यहाँ ऐसा रहता कि किसी वस्तु का मूल्य एक बार x% बढ़ा दिया गया फिर y% बढ़ा दिया गया, घटा रहा है ना, अगर बोलता है कि बढ़ा दिया गया तब क्या करते हैं, तो अगर पहली बार बढ़ा दिया गया तो प्लस x नहीं, और दूसरी बार भी बढ़ाया जाएगा तो फिर प्लस y कर देंगे, y बढ़ाया जाएगा तो, और प्लस गुना प्लस से इसी के अनुसार यहाँ साइन देंगे, फिर x गुना y बटे 100, ऐसे हो जाती है। और दोनों बार घटता, मतलब किसी वस्तु का मूल्य एक बार x% घटा देता, यहाँ बढ़ा रहा है लेकिन घटा कर देता तो माइनस x, फिर होता है कि फिर y% घटा दिया जाए, फिर y अगर घटा था तो फिर माइनस y, इसी के अनुसार यहाँ साइन होगा, माइनस माइनस प्लस हो गई, फिर x गुना y बटे 100, ऐसे हल करते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा अगर रहे तो इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे, लेकिन एक ट्रिक पे, मतलब एक रूल पे या एक कॉन्सेप्ट पे अंक को बनाने का प्रयत्न करना है, प्रयास करनी है। आए चौथा कॉन्सेप्ट देखिए कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का x% भोजन पर, y% वस्त्र पर, 2% मनोरंजन पर खर्च करे
खर्च कर ए रुपए बचाता है तो उसके मासिक आय ज्ञात करें। देखिए कैसा है प्रश्न कि यदि कोई व्यक्ति जो है ना, मतलब जितना वो कमाता है, आय मतलब क्या, जितना कमाता है, अपनी आय का x% भोजन पे, कमाने के बाद x% अपना भोजन पे खर्च कर देता है, और y% कोई कपड़ा वगैरह खरीदता है तो वस्त्र पे खर्च कर देता है, और 2% मनोरंजन पर, मतलब कुछ खाने पीने पर या कोई मनोरंजन कार्य करने हेतु, अर्थात टीवी देखने में समय दे देते हैं, या सिनेमा हॉल सिनेमा देखने चले जाता है, या कोई खेल कूद के मैदान में अपना समय पैसे को वेस्ट करता है, या अन्य चीज़ों में 2% मनोरंजन पर खर्च कर देता है। और इतना कुछ खर्च करने के बाद, जितना कमाता है उनमें से इतना कुछ खर्च करने के बाद ए रुपया बचाता है नहीं, तो उसके मासिक आय ज्ञात करना, मतलब कि महीना में वो कितना रुपया कमाता है ये ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न ले जानते क्या करेंगे, तो पहले करेंगे हम लोग 100 बटे 100 में ही घटाना है हमको, जानते हैं कि जितना वो खर्च कर रहा है, मतलब x खर्च कर रहा है, y खर्च कर रहा है, और फिर 2% किस पे कर रहा है, मनोरंजन, मतलब मनोरंजन पे खर्च कर रहा है, यही ना। तो मतलब जितना भी खर्च कर रहा है 2 बोले फिर z बोल दीजिए, x y z हो जाएगी। तब इस तीनों को घटाएंगे, मतलब x प्लस y प्लस z, और गुना करने जितना रुपया ये बचा रहा है ए, यहाँ से आपका हल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न अभी आएगी, परेशान मत होइए, जैसे प्रश्न लाएंगे ना सब कुछ क्लियर हो जाएगी आपका। ठीक है, ओके। इतना कॉन्सेप्ट है और यहीं ख़त्म नहीं होती है, अभी चुनाव पर आधारित है, जनसंख्या पर आधारित है, ये उसको अब हम लोग देखते हैं, इसे स्क्रीनशॉट कर ले होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। ओके, यहाँ 4 होगी, 5 से देखेंगे। और साथ में आपको मैंने बता रखा है कि अपने पास जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखेंगे और उसे बारीकी से देखते रहेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जानते हैं क्या होती है। आप लोग जो है, चूँकि सारे लोग, लगभग सारे लोग जो है 12th पास आउट होंगे, कई लोग 10th पास आउट होंगे, है ना, लेकिन मैक्सिमम लोग जो होंगे वो 12th पास आउट होंगे। तो आपके पास अब ये एबिलिटी है, ये चीज़ों की जानकारी आपको हो चुकी है कि जो है कितना सेल्फ स्टडी मायने रखती है पढ़ाई के प्रति। तो अगर पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक अगर क्वालिफाई करनी है, एक गवर्नमेंट सीट पक्का करनी है पैरामेडिकल में, तो आपको सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देनी होगी। हम आपको रास्ता दिखाएंगे, जितना सिलेबस है उससे अवगत कराएंगे, बारीकी से पढ़ाते जाएंगे, मेरी चीज़ों को आप फॉलो करते रह जाएंगे, और कुछ नहीं करनी है। बाकी शेष अपने पढ़ाई पर जितना हो पाता है ना, कंसंट्रेट रखनी है अपने आप को। ठीक है, पढ़ाई के प्रति अपने आप को समर्पित कर देनी है। अरे चूँकि हम लोग के पास समय ज़्यादा नहीं रह गई है, 3 मंथ का समय है, उससे कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 3 मंथ का समय है। इस 3 मंथ को अगर आप लोगों ने जो है ना जान जी लगा के अगर उसमें झकझोर कर दिए, तन मन और धन तीनों चीज़ आप लोग अगर उसमें वेस्ट करेंगे, तो उससे आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। और गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे ही पैरामेडिकल वाले आप लोगों को मिली, समझे, तो जैसे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी आपको, तो वहाँ पर आपको मेस खर्च, मतलब खाने की खर्च, हॉस्टल फी मतलब रहने के लिए, बाकी कॉलेज फी, और साथ में बस जहाँ से कॉलेज आपको उठा के, थोड़ी सी हॉस्टल दूर रहती है, आने जाने की खर्च, सारे चीज़ें की जो खर्च होती है ना, वो कॉलेज वाले उठाते हैं। तो इन चीज़ों को या ध्यान रखें, क्योंकि एक ऐसा यही एग्ज़ाम है पैरामेडिकल का, जो क्वालिफाई कर जाने के बाद आपको जैसे ट्रेनिंग में इन करते हैं, आपको जो है सैलरी प्रारंभ हो जाती है, थोड़ा कम ही मिलती है लेकिन सैलरी प्रारंभ हो जाती है आपकी। ठीक है, तो इससे बेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और कहा जाता है कि अगर आप डॉक्टर पैरामेडिकल क्वालिफाई करेंगे तो कहा जाता है डॉक्टर, इसे जूनियर डॉक्टर कहा जाता है। ठीक है, अगर डॉक्टर आप बनते हैं तो आप जो है ना, कहा जाता है डॉक्टर मतलब भगवान का रूप होता है, वैद्य भगवान के रूप होते हैं। तो डॉक्टर आप लोग खुद बनने जाने वाले हैं, तो आप लोग भगवान का रूप लेने जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें सम्मान भी है, प्यार भी है, और पैसा तो बहुत ही ज़्यादा है ना। तो चाहे जिस पर आपका लगाव सम्मान के लिए ही क्यों ना हो, पैसों के लिए क्यों ना हो, प्यार के लिए क्यों ना हो, लेकिन किसी के लिए प्रति अगर है तो अच्छे से ध्यान से अच्छे से पढ़ने के अपने आप को समर्पित करेंगे, है ना। इन चीज़ों को करेंगे, अपने मम्मी और पिताजी, माताजी पिताजी सबके सपना को साकार करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ों को करनी है, और थोड़ी बहुत दिक्कतें कठिनाइयाँ आते रहेंगी, हम बार बार बोलते हैं, बस इग्नोर करनी है, एक दूसरे की कठिनाइयों को समझनी है। आइए नेक्स्ट चीज़ों को हम लोग देखने के लिए बढ़ते हैं आगे। आइए प्रतिशत मेरे को आता है बाबू, मेरे सवाल जानते हैं किस पर, चुनाव पर आधारित। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होती है यहाँ से, चुनाव चुनाव पर आधारित जो प्रश्न आएगी ना, तो समझिएगा चुनाव में क्या होती है कि चुनाव में बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रतिभागी भाग लेते हैं चुनाव में, कि मुझे चुनाव जीतनी है, मुझे जीतनी है, मुझे जीतनी है। लेकिन जब चुनाव की गिनती प्रारंभ होती है, तब तक हम लोग ये अंदाजा लगा लेते हैं कि
कोई दो में से ही कोई एक जीतेगा। सपोज एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या एग्जांपल लेते हैं कि गांव में अगर कोई मुखिया के चुनाव में खड़ा होता है ना, तो वहाँ पर हम लोग ये जज कर लेते हैं कि अरे ये दोनों जो है ना बहुत मेहनती भी है, इन दोनों के प्रति समाज का झुकाव भी है, तो यही दोनों में से कोई एक हारेगा कोई जीतेगा, मतलब दो ही लोगों में तुलना होने लगती है। या इससे अगर ऊपर हटकर हम लोग देखा जाए तो अगर मुख्यमंत्री का चुनाव अगर राज्य स्तर पर देखी जाए हम लोगों को, नहीं विधानसभा की अगर चर्चा करें हम लोग, तो वहाँ पर भी हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर मुख्यमंत्री के लिए प्रतिभागी बहुत सारे लोग हम लोग जानते हैं, जीतन राम मांझी है, बिहार की अगर चर्चा करें जीतन राम मांझी है, नीतीश कुमार जी हैं, है ना, और बीजेपी से भी लोग हैं, और साथ में कौन तेजस्वी यादव जी भी है, और साथ में जो है अभी इस बार जो प्रतिभागी भाग लिए तो एक जो है ना पुष्पम प्रिया थी, नहीं पुष्पम प्रिया चौधरी भी थी। इतने सारे लोग जो है ना मुख्यमंत्री के लिए प्रतिभागी थे, लेकिन उन सब सारे चीज़ों में से हम क्या तुलना कर रहे थे इस बार जो हो रही थी चुनाव, कि हम लोग सोचते थे या तो नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री या तो कौन तेजस्वी यादव जी बनेंगे, ये दोनों थी ना, मतलब कि हम लोग चर्चा ये कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, कोई दो ही बनने वाला, दोनों में से कोई एक बनने वाला है ना, ये चीज़ होती है। तो चुनाव की जो तुलना होगी सवाल की मात्र दो लोगों के बीच होगी, जीत और हार, कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा, ये चीज़ें होंगी। उसी प्रकार से हम लोग राज्य पे देख लिए। अगर केंद्र की बात करें, केंद्र मतलब क्या, अगर हम लोग जो है ना नरेंद्र मोदी की चर्चा करें, मतलब प्रधानमंत्री की चर्चा करें, वहाँ भी जब चुनाव इसके पहले अभी जो हुई थी तो उस चुनाव में हम लोग चर्चा कर रहे थे, या तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्हीं दोनों में से कोई एक जीते, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी वर्तमान में है वो जीते। तो तुलना दो लोगों में ही होती है ना। तो यहाँ भी जो चुनाव की जो हम लोग तुलना करने वाले हैं, इस पर आधारित सवाल बनाएंगे, मात्र दो लोगों में एक जीत और एक हार के आधार पर हम लोग देखेंगे। और जब वोट डालते हैं ना, तो वर्तमान समय में ईवीएम की आवश्यकता हो गई। ईवीएम चूंकि हम लोग अब उपयोग करने लगे, कई लोग आप लोगों ने भी भाग लिया होगा, नहीं कि ईवीएम में जाते हैं, कोई बारह के सब कुछ है, कोई एक्टिव क्लिक कर दिए, नहीं बटन आती है, बटन दबा दिए, किसी को वोट चले गया। पहले क्या होती थी कि एक डब्बा आता था, उसमें लिख कर पर्चा को डालना होता था, ठीक है, अगर गलत पर्चा डाल दिए तो वोट तो आपकी चलेगी, लेकिन वो अवैध हो जाती थी। क्या होती थी? अवैध। अवैध मतलब क्या, आप वोट तो दिए लेकिन उस वोट की गिनती नहीं हुई, उसे बोलते हैं अवैध। तो वो चीज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी चुनाव के आधार पर। अगर कोई अवैध घोषित हो गई मतलब वो बेकार हो गई, उसका कोई उपयोग नहीं है उस वोट का। उसी प्रकार से समझेंगे। ये प्रतिशत पर सब अपने आप में 100% के तुल्य होता है। तो ये यहाँ पे चुनाव में भी जो जितना वोटिंग पड़ेगा ना, वो वोटिंग अपने आप में कितना प्रतिशत होगी? 100% होगी, ठीक है, 100% होगी सर। अगर आपको ये बोला जाए कि 100% वोट लोगों ने दिया, किसी गांव के 100% लोगों ने वोट दिया, कि जब वोटों की गिनती होने लगी ना तो 20% वोट अवैध हो गया। मतलब 100 लोगों ने वोट दिया, मतलब चिट्ठा वाला वोट दिया, डाला एकदम से पर्ची वाला, तो उस वोट में से क्या होगी? 20% वोट जो हो गया ना, गलत सलत लिख कर डाल दिया था। मतलब कि उसको डालना था लालटेन छाप में, डाल दिया तीर छाप में, तो गलत हो गई। अरे लालटेन वाला लालटेन में डालिएगा ना, तो ये अवैध हो जाती है। जब अवैध जब हो गई ना, तो उस वोट की गिनती नहीं होती। तो मान लेते हैं 100% अपना सब वोट था और 20% वोट क्या हो गई? अवैध हो गई। जब ये थी, ये क्या थी? ये कुल वोट और अवैध कितनी हो गई? 20% कितनी हो गई? अवैध मतलब क्या? इसकी कोई उपयोग नहीं थी। जब 20% अवैध हो गई तो 100% में 20% वोट अवैध हो गई। अवैध मतलब क्या? उसकी कोई गिनती नहीं हुई, बेकार हो गई। मतलब तो 100 में से 20 घटाएंगे, कितना बच जाएगी? तो बोलेंगे सर 80% रह गई। 80 रही ना, तो ये जो 80 रही, ये 80% रहा है, लेकिन ये अपने आप में 100%। हम अभी क्या बोले थे कि मारकर अपने आप में 100% है। जब इसका कैप खुल भी जाएगा फिर भी अपने आप में 100% रहने वाला है। वही चीज़ें यहाँ पर भी है। 100% वोट था, 20% अवैध हो गई, 20 घटा देंगे 80% रहा। यानी जो 80% रहा ये अपने आप में 100% वोट है। समझे? ये चीज़ है। अब जीत और हार यहीं से होगी। अब आपको बोला जाएगा क्या कि जीतने वाले ने 60% वोट प्राप्त किया। तो अगर कोई जीता, जो जीता वो कितना प्रतिशत वोट लाया था? 60%। और बोला जो हारा ना, तो वो यहीं से अंदाजा लगाइए कि अगर जीता है 60% वोट से, तो हारने वाले को कितना प्राप्त हुआ होगा? बोलेगा सर इसको 60 अगर प्राप्त हुआ तो उसको 40% प्राप्त हुआ होगा। ये मत सोचिएगा कि 60 इसको तो 80 है, 60 और 20% रह गया, ये नहीं सोचिएगा। क्यों सर? क्यों? ये अपने आप में 100% है। तो अगर जीतने वाला 60% प्राप्त किया वोट, तो हारने वाला बेसिक सी बात है, ये अपने आप में 100 थी तो 60 ये प्राप्त कर लिया, तो 40 ये प्राप्त किया होगा। ये तो बोला जाएगा इसे कि हारने वाला 40% वोट प्राप्त करके 200 वोट से हार गया। इसका मतलब क्या? ये कितना 40% वोट लाके कितना लाया था? मतलब 40% वोट प्राप्त करके कितना वोट लाया था? 200 वोट। तो जब भी जीत और हार होती है ना, इन दोनों के अंतर पे होती है। तो हारने और जीतने वाले के अंतर पे, इन दोनों का अंतर कितना है? तो बोलेंगे सर 40 और 60 का अंतर 20,
यही 20 का बराबर आपको दिया गया, जिसका भी मान दिया जाएगा वही दिया जाएगा। ठीक है, 200 दिया था यहाँ, नहीं 200 दिया है तो आपको पूछेगा कि संपूर्ण वोट कितना पड़ा था इसमें, कुल वोट कितना था, तो 100 निकाल देंगे, 100 का मान निकालेंगे। तो एक एक नियम जानते ही हैं, तो 200 गुना 20 बटे कितनी हो जाएगी 100, हल कीजिए 20 दूनी 40, ये चीज़ें हो जाएंगी आपको। ठीक है, अच्छा गुना यहाँ से होगी, सर माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। अरे इसका अर्थ ये हो गई, अरे 20 से प्रतिशत ना अंतर हुई, यही 20% का मतलब मान जानते कितना दिया गया है 200 है ना, तो इतना गुना करना 100, 20 पंचे 100 और 200 पंचे 1000, इतना वोट होगी, कुल वोटों की संख्या 1000। तो इसका मतलब ये है। तो प्रश्न भी आएगी, परेशान नहीं होगी, एक प्रश्न हम ले ही लेते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी। इसको साफ कर रहे हैं हम लोग, ये कॉन्सेप्ट थी, समझे, ये कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अवैध वोट क्या है, कुल वोट क्या है, और जब अवैध होती है तो फिर वो अपने आप में 100% होता है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आगे एक सवाल को लेते हैं, तब अब हम आगे बढ़ेंगे। आपका प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ले, क्यों इधर उधर से क्वेश्चन लेंगे, एक सेकंड रुकेंगे आप लोग। एक सेकंड समय देंगे। देखिए हम बार बार बोलते हैं पढ़ना वही है जो एग्जाम में आए, ये नहीं कि पर बहुत ज़्यादा लिया आया कुछ नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक सेकंड जस्ट होल्ड डाउन। हाँ, क्वेश्चन आ गई। चलिए, ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एग्जाम में पूछा गया, ये सवाल है पैरामेडिकल की, पीएम वाले की सवाल है, 2021 की सवाल है। सवाल इस प्रकार से है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ, कुल 56,000, 56 देखिए 40 मतों, मतलब 5,60,000 हुआ, मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार, विजयी मतलब जो जीता, विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोट की संख्या कितनी है। ठीक है, आइएगा, ये सवाल है। और हाँ, एक सवाल और हम लेना चाहेंगे, जस्ट सेकेंड। आइए पहले इसे हल करते हैं, इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी एक लेकर आएंगे। आएगा, ये एक स्टेप आगे हो गई सवाल, लेकिन ठीक है। आइए बोल रहा है क्या, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ, मतलब 75% जो है ना मत से विजयी तो हुआ है, हम अभी बताए थे ना, वैध मत से। वैध मतलब क्या, जो वोट का गिनती हुआ, उस गिनती वोट में, मतलब अवैध वोट को छोड़कर जो शेष वोट था ना, मतलब वैध मत जो था जिसका गिनती हुआ, उस वोटों में से 75% वैध मतों से ये विजयी हुआ, जीता। कुल जो है ना वोट था, मतलब वैध और अवैध, मतलब जो वोट की गिनती हुई और जो वोट की गिनती नहीं हुई, दोनों वोटों को गिनती जब, मतलब दोनों को जोड़कर जो थी ना, 5,60,000 मत था। इन मतों में से 15% मत अवैध था। अवैध मतलब क्या, इसका गिनती नहीं हुआ। तो समझिए, तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पर हल करते हैं हम लोग। कुल मतों की संख्या बोलेंगे सर 5,60,000 थी सर, ये ना थी। और इनमें से जो है ना 15% मत अवैध हो गया, मतलब खराब हो गया, जिसका गिनती नहीं हुआ। तो 15% जो मत था जो अवैध हो गया ना, तो अवैध हो गई तो वैध कितना बचा सर, 15% अगर खराब हो गई अपने आप में 100%, 15% खराब हो गई तो बचा 75% सही वोट, मतलब वैध मत। तो कितना बची 75, तो इसका 75% निकालिए। तो ये 75% निकाले हैं ना, तो अब जो ये निकला, अब जो ये बचा ना, ये जानते हैं क्या निकला, ये निकला वैध मत। ये क्या निकला, तो बोलेंगे सर वैध मत। अरे ये अपना में 100%, तो 100 में से हम लोग जानते हैं 15% जो हुआ वो अवैध हो गया, जिसका गिनती नहीं हुआ, तो 15% घटा दिए, 75% ये रहा। तो ये हो गया, अब ये पूरा हो गया वैध। क्या हो गया, वैध। अब बोल रहा है क्या कि वैध, कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार वैध मतों का 75% प्राप्त किया, ये वैध हो गया, इसका 75% ने प्राप्त किया है। तो आइएगा,
अरे 15% अवैध था, तो 15 अवैध थी तो 75 नहीं 85 होगी, तो कितना बची 85। तो अब बोल रहा है क्या कि एक उम्मीदवार जो है ये वैध मत हो गया, तो इनमें से 75% जो है मत इन्होंने वैध मत का मतलब इसका 75% प्राप्त किया, तो इसका 75 गुना कर सकते हैं हम लोग, या फिर इसको हल करके उसके बाद गुना कर सकते हैं, बहुत आर सेम आएगा। अब जो ये होगी ना, ये आंसर आपके आगे निकाल के देखिए, आप लोग आंसर को हल कीजिए। तो बोलेंगे सर 2 0 2 0 4 0, तो 4 0 समाप्त हो गई सर। अब क्या करना है सर, गुना करनी है 56 गुना 85 गुना कितना 75, इतना हल करेंगे, जानते हैं कितना आंसर आएगी, आप लोग हल कीजिएगा, ये आ जाएगी 3,57,000 ऐसे आएगी आंसर, ये आंसर आएगी। ठीक है, मुझे आंसर याद ही है चूँकि ये प्रश्न कई बार बच्चों को हम बता रखे हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है आपको, और जो है क्वेश्चन सिंपल है, परेशान नहीं हुए होंगे अभी तो हम लोग बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन और लेते हैं हम। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न लेंगे, जल्दी से आप लोग राइट डाउन करें। आइए प्रश्न आ गई। आइए प्रश्न देखिए इस प्रकार से, मिटाइए, हम मिटा लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2013 की है, कब की है 2013 की क्वेश्चन है, ध्यान देंगे 2013 की क्वेश्चन है, और ये भी पैरामेडिकल की क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से है कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी? यदि कोई भी वोट अवैध नहीं रहा हो, ये प्रश्न ही है। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। बोल रहा है कि चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ। हम लोग जानते हैं, इसे हल करते हैं। हम लोग को पता है कि कोई भी वोट जब भी होती है कितनी प्रतिशत होती है 100%। इनमें से बोल रहा है क्या एक भी वोट अवैध नहीं हुआ, इसका मतलब सब वैध है इस बार। ठीक है, तो बोल रहा है कि 100% में से जो है ना, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को वोट जब भी होगी 100% होगी, 100% होगी, उनमें से 62% वोट प्राप्त हुआ। एक को कितना हुआ, तो बोलेंगे सर एक को जो है ना 62% वोट प्राप्त हुआ। यहाँ से अंदाजा लगाइए, अगर एक को 62% वोट प्राप्त हुआ तो दूसरे को कितना मिला होगा, तो बोलेंगे सर 100 में से 62 घटाएंगे, तो घटा के देख लीजिए कितना बचता है सर। तो बोलेंगे सर 10 में 2 गया, कितना बच गई सर 8 बच गई, और इधर से बच जाएगी एक चलेगी 9, 9 में 6, 6 3, मतलब कि 38 बच गई सर। नहीं, अरे दूसरे एक को, अरे अपने आप में वोट 100%, एक को अगर 62% वोट मिला तो 100 में से 62 एक को मिल गया, तो दूसरे को कितना मिला होगा, तो बोलेंगे सर 100 में घटाइए 62, 38 देखो 38 देखो 62, तो 9 जोड़ेंगे तो 100। सिंपल तो है। और जीत और हार किस पर निर्भर करता है, अंतर पे। अभी तो हम बताए थे, तो इन दोनों का अंतर कितना, तो बोले सर इन दोनों का जो अंतर होगा अंतर कर लेते हैं, तो 62 में 38 करके अंतर निकल जाएगी सर। तो 12 में 8 गया, 8 4 12, 4 हो गई सर, और जो है ये 5 3 2, मतलब 24 हो गई सर। कितना हो गई 24 सर। जब 24 हो गई तो ये जितना भी मत दिया गया हो, मतलब 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। नहीं तो हम बोलते हैं जीत या हार हो अंतर पे, तो अंतर है 24, 24 का मान दिया इतना जी और कुछ नहीं है। 24 का मान दिया, यहाँ से ऐसे हल करेंगे, यही 24% का मान कितना दिया है, तो मान दिया है सर 35,640। इसका 100% निकालेंगे आप लोग, नहीं इसका 100% निकालेंगे तो यहाँ से आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जब आंसर हल करेंगे इसको तो आंसर आएगी 1,48,500 आंसर आएगी। ठीक है, इसको हल कर लेंगे आप लोग। छोटी छोटी चीज़ें हल करना क्या ही परेशानी है ना, मुझे आंसर याद ही हो गई है ये क्वेश्चन से, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफ़ी वर्षों से बताते आ रहे हैं, तो ये चीज़ें हो गई है। ठीक है, ओके चलिए, इस प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए आपको चुनाव पर आधारित देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो बहुत ही सिंपल मिलेंगे, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं कुछ क्वेश्चन को, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर हम लोग जो है ना चलेंगे, 12 के सारे क्वेश्चन को लेकर हम लोग चलने वाले हैं, लेकिन पहले हम देख लें कुछ अन्य क्वेश्चंस को। ठीक है, आइए आपके ही सिलेबस के चीज़ों को हम लेकर आते हैं, क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। ठीक है, एक सेकेंड समय देंगे जरा सा।
जस्ट अ सेकेंड। आइए कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखिए जरा सा। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। खैर हम क्वेश्चन सारा लेकर तो चलेंगे ही, लेकिन कुछ चीज़ों को देखिए, कुछ चीज़ों को, कुछ बेसिक चीज़ों को देखना ही आवश्यकता ही होगा आपको। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से कर रहे कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसको आप एकेडमिक स्तर पे भी बनाए होंगे, 7 से 8 9 10 में भी आप लोग इस सबको हल किए होंगे। बोलेंगे 35 मतलब 35, 35 का मतलब गुना कितना प्रतिशत, बोलेगा सर x प्रतिशत, नहीं x प्रतिशत मतलब 100, x प्रतिशत कितना बोल रहा है 14 होगा, 14 होगा, तो x का मान अपने निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर कि x का मान निकालनी हो तो इधर क्या है 14 है, इधर सर भाग में 100 तो इधर आएगी, तो गुना में 100, नहीं ये गुना में 35 इधर आ जाएगी, भाग में 35। हल कर दीजिए आप। जब हल कीजिएगा इसको तो आइए हल करके देख ही ले, क्या देख ही लेते हैं। 5 7 35 और 5 दूनी 10, 20 हो गई, और 7 दूनी 14, 20 दूनी कितनी हो गई, तो बोलेंगे सर 40 हो गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है जी। 20 का 40% क्या होगा। तो 20 मतलब 20 का मतलब गुना 40%, बोल रहा है क्या होगा, ये निकालना है, तो ज्ञात कीजिए ना। तो 20 पंचे 100 और 5 और 5 40, तो 8 होगी, कितना होगा 8 होगी। ऐसे ही क्वेश्चन है, समझे। तो बहुत सारा क्वेश्चन था, लेकिन ये हम लोग चलेंगे जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे प्रश्न को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन, ये चीज़ थी आज की जो थी, ये थियोरिटिकल क्वेश्चन थी, मतलब सवाल को लेकर आए थे, जितना भी थ्योरी थी मैं उससे आपको अवगत करा दिया। ऐसा नहीं कि सारी थ्योरी आ गई, कुछ जो चीज़ें रह जाएगी, जैसे ही सवाल आते जाएगी हम उसको बारीकी से बताते चले जाएंगे आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चंस को हम लोग लेके आने वाले हैं। तो ये क्लास तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है ही, इससे और भी कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नेक्स्ट क्लास होने वाली है प्रतिशत की, चूंकि वहाँ पर वही प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और साथ में जो प्रश्न एग्जाम में पूछी जा सकती है उन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास को अटेंड करना ना भूले। इस क्लास को बारीकी से आप लोग पढ़े, एक बार समझ में ना आए तो दोबारा रिपीट, फिर वीडियो को रिटर्न कर ले, पीछे करके फिर से देख लेंगे, है ना। आप सारे लोग समझदार हैं। आशा करते हैं कि मेरी आज की इस क्लास से आप संतुष्ट हो पाए होंगे। नेक्स्ट क्लास सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आने वाले हैं, वो और भी उम्दा होने वाला है। तो उस क्वेश्चन में आप सारे लोग उस क्लास में आप सारे लोग भागीदारी लेंगे, ये हम आशा करते हैं। आपका अपना दीपक सर आज आपसे विदा लेना चाहता है। थोड़ी बहुत गलतियां होती रहती है, इसे एक दूसरे को एडजस्ट करके ही चलना पड़ेगा, है ना। तो इसको जैसा एडजस्ट करेंगे, मिला के चलेंगे हम लोग, और विश्वास दिलाते हैं आने वाले 3 से 4 दिनों के बाद आपको कोई कठिनाई से जूझना नहीं पड़ेगा, है ना। बस इतना भरोसा बनाए रखें, थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और करेंगे। ये दिल से रिक्वेस्ट हम आपसे कर रहे हैं। आप सारे लोग मेरे छोटे भाई बहन के जैसे हैं, एक परिवार की तरह हम लोग हैं। ये परिवार को एकदम मजबूत और भी घनिष्ठ बनाना है, और भी मजबूत बनाना है, ताकि कोई इसे तोड़ ना पाए, ना टूटे भी। तोड़ने के चाह से भी लोग अगर सोचे तो ना तोड़ सके, है ना। तो बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। धन्यवाद।